साथियों, भारत में पिछड़ा वर्ग कुछ और नहीं बल्कि ब्राह्मणों द्वारा रचित चतुर्वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण शूद्र ही है। शूद्र को बाद में शूद्र, अतिशूद्र, अतिशूद्र को अस्पृश्य और जो शूद्र है उसको पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया गया। घोषित तो लोगों ने अपने ढंग से किया, लेकिन पहली बार 1935 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो बना था उसमें पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी को परिभाषित किया गया, जिसमें ओबीसी की जो परिभाषा है वो सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैविंग नॉट स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी। एसटी की जो परिभाषा है तो सोशली, एजुकेशनली एंड सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैविंग स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी। और एसटी की जो परिभाषा है उसमें सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड बट हैविंग मे और मे नॉट बी स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यह परिभाषा इस तरह से तीन वर्णों, शूद्र को ही तीन वर्गों में विभाजित कर दिया गया। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो जो अनुसूची बनाई थी बाबा साहब ने, उसमें अधिक से अधिक अनुसूची को, लिस्ट को लंबा करने की कोशिश किया कि जब कभी ये लोग एक वर्ग के तहत यूनाइट होंगे, विभिन्न तरह की जातियां जब एक जगह तो क्लास बनेगा। बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था हाउ टू चेंज कास्ट इनटू क्लास। जब ये अनुसूची बना रहे थे तो उन्होंने उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री या मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कैबिनेट में थे, उनसे उन्होंने कोशिश की कि ये लिस्ट अधिक लंबी हो जाए। जब उन्होंने ओबीसी या इस तरह की बात करी तो उन्होंने कहा कि ये ओबीसी क्या होता है, ये तो मैंने पहली बार सुना आपसे। उन्होंने किसी तरह का सहयोग बाबा साहब को कभी किया ही नहीं। तो उसके बाद बाबा साहब ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अनुच्छेद 340 में 341 में बाबा साहब ने ये व्यवस्था की कि चूंकि वो जानते थे कि अगर ये इस तरह से बिखरे रहेंगे, एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, और ये बिखरा रहेगा तो कभी ये लोग पावर में नहीं आ सकते, सत्ता में नहीं आ सकते, ये उपेक्षित ही रहेंगे। इनकी स्थिति एससी, एसटी, ओबीसी की लगभग सबकी बराबर है। तो उन्होंने ये व्यवस्था की कि इस वर्ग को संविधान की मुख्य धारा में लाने के लिए इनकी समस्याओं के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा जो इनकी समस्याओं को सुन के और इसका निदान ढूंढेगा। तो उसके बाद काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट 15 साल तक लागू ही नहीं की गई, उस पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीपी मंडल आयोग बनाया गया। बनाने के बाद बीपी मंडल आयोग ने लगभग 3000 से अधिक पिछड़े वर्ग की जातियों का अध्ययन किया पूरे देश में घूम घूम कर, और उन्होंने बहुत सारी जो रिकमेंडेशन की, इनको 52% की संख्या मानी कि ओबीसी इस देश में 52% है और इनको उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो और नौकरियों में भी हर जगह उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो बड़े दबाव में उन्होंने बीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू किया। लेकिन यह जो है आयोग लागू तो हुआ, मगर पिछड़े वर्ग को केवल 50% की लिमिट के साथ केवल 27% आरक्षण की ही व्यवस्था की गई। तो पिछड़ा वर्ग
थोड़ा जागरूक होने लगा इसके बाद से मंडल आयोग की रिपोर्ट। ये बहुजन समाज पार्टी का मुख्य रूप से आंदोलन था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो इनके काफी प्रयास से ये मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी बीएसपी मान्यवर काशीराम साहब के प्रयास से। लेकिन जो 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया, वो आरक्षण आज अगर उसका आकलन किया जाए, समीक्षा की जाए, तो केवल 4% लोग ही, पिछड़े वर्ग के लोग ही नौकरियों में या उनका आरक्षण ये लागू हो पाया है 4%, या कहीं कहीं तो 2%, 1%, कहीं 0% है। तो इस तरह से इस वर्ग को अब महसूस होने लगा कि जब इनके साथ एट्रोसिटीज या कुछ इस तरह, माननीय अखिलेश यादव की पद से हटने के बाद उनकी कुर्सी धोना, तो उन्हें लगा कि हम शूद्र हैं, हम पिछड़े वर्ग हैं। कभी इस पिछड़े वर्ग को महसूस ही नहीं हुआ कि सामाजिक परिवर्तन की जरूरत हो, जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य नारा था। तो उनको महसूस, लेकिन अब वर्तमान में इन्हें महसूस होने लगा है ये सब कुछ जो प्रयास किया गया बाबा साहब के द्वारा, बाबा साहब की सोच थी कि पिछड़े वर्ग भी अगर एससी, एसटी और ओबीसी एक विभिन्न का जो 6743 जातियों में बटे हुए लोग हैं, ये अगर एक क्लास बन जाता है तो निश्चित है कि क्लास स्ट्रगल, जो वर्ग संघर्ष के आधार पर इनकी संख्या लगभग 85% बैठती है, माइनॉरिटीज के कुछ लोगों को मिला लिया जाए तो 85% बैठती है, 85 से 90% के करीब इनकी आबादी बैठती है, तो ये लोग सत्ता में कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसा जो बाबा साहब की सोच थी, इस आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन मूवमेंट, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी शामिल है, ये आंदोलन चलाया। और ये आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहा है। बहुत इन्होंने समझाने, इस आंदोलन ने बैकवर्ड को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होकर इस आंदोलन को समझ रहे हैं और एक वर्ग बनाने की या एक जगह, एक छत के नीचे आने की बात सोचने लगे हैं। तो ये अगर समीकरण, ये सोशल इंजीनियरिंग अगर सफल हो जाती है तो भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो सकता है, और इस देश के जो वंचित दबे कुचले लोग जिनका शोषण होता आया है 5000 साल से, वो शोषण से मुक्ति पा सकते हैं। यही एक चारा है। बाबा साहब ने यही सपना देखा था। बाबा साहब का ये सपना तभी साकार हो सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।